नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में किसकी बहार होगी और बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये तय करने के लिए आज जनता घरों से निकली और मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया। जी, आज बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग हुई जिसमें 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और कुल मिलाकर अगर आप पहले फेज और सेकेंड फेज दोनों को मिलाकर देखेंगे तो अभी तक बिहार में 165 विधानसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है। वहां के प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो अभी फिलहाल 165 विधानसभा सीट पर क्या हाल है, क्या लगता है किन्हें कितनी सीटें मिलेगी, किसकी किस्मत चमकने वाली है, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। और सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 165 सीटों पर क्या फीडबैक आ रहा है, इंटरनली जो जानकारी मिल रही है, क्या लग रहा है, किस ओर माहौल बनता हुआ दिख रहा है? देखिए सिप्रा, 243 में 165 पर चुनाव हो गए जी। पहले 71, 71 और आज 94। तो जनादेश अपनी ओर आगे बढ़ चला है जी। लेकिन आपने जो फीडबैक की बात करी है, देखिए पहले चरण और दूसरे चरण में बड़ा फर्क आया। पहले चरण में दृश्य कुछ स्पष्ट होते दिख रहे थे, लेकिन आज दूसरे चरण में फिर से दृश्य जो है अदृश्य हो गए हैं। मतलब बाहर कहां जाकर फंस रहा है यह कहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो पहले चरण का ट्रेंड दिखाई पड़ा था वह दूसरे चरण में दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे चरण में मतदाता एग्रेसिव होकर निकले हैं और उन्होंने पोल किया है। और पहले चरण में जो मतदाता थे वो लग रहा था कि वे एक तरफ अधिक जा रहे हैं, लेकिन दूसरे चरण में मुकाबला देने के लिए या संघर्ष करने के लिए, बचने और बचाने के लिए, जीतने और जिताने के लिए, हराने के लिए सामने आ गए। तो ये पहले और दूसरे चरण का फर्क नजर आया है। और इस क्रम में 165 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने के बाद भी बाहर फंसता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि फर्स्ट फेज में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि थोड़ा अलग दृश्य था और इस बार थोड़ा अलग है, क्या कुछ खास अंतर आपको दिख रहा है? देखिए सिप्रा, पहले चरण में बहुत साफ यह दिखा कि महागठबंधन बहुत ही एग्रेसिव है, आगे जाता हुआ दिख रहा है। 71 सीटों पर चुनाव हुआ था। देखिए कोई एग्जिट पोल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड्स दिखे थे और जो पोल का मूड दिखा था उसमें पहले चरण में साफ तौर पर महागठबंधन की बढ़त दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज दूसरे चरण में जो एनडीए के वोटर्स हैं वो भी संघर्ष करते दिखाई पड़े। देखिए पहले चरण के चुनाव में मुझे यह नहीं दिखा था, बिहार में जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, कि वहां नीतीश कुमार को बचाने के लिए उनके मतदाता संघर्ष कर रहे हैं। यह पहले चरण में नहीं दिखा था। बिल्कुल। तो लेकिन आज दूसरे चरण में नीतीश कुमार को बचाने के लिए संघर्ष करते मतदाता भी दिखे। मतलब जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोटर्स हैं, तो क्या लगता है वो साइलेंट वोटर्स अब घरों से निकले हैं और नीतीश कुमार को वोट करने के लिए? देखिए चुप्पा वोटर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, पहले चरण में कम निकले थे। देखिए पहले चरण और दूसरे चरण में दो बातें हुई, एक पक्ष में एक विपक्ष में, दोनों तरफ के लिए। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी का मुद्दा दे रखा है वह मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया है। 10 लाख सरकारी नौकरी का मुद्दा बीजेपी के 19 लाख रोजगार पर भारी पड़ रहा है। और ये जो मुद्दा है 10 लाख सरकारी नौकरी और ये जो बेरोजगार हैं बिहार में, उन बेरोजगारों के बीच में यह मुद्दा, तेजस्वी का मुद्दा, तेजस्वी के मुद्दे में लोगों को कुछ दम दिखता है। हालांकि उसे धुंधला करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। लेकिन 10 लाख की सरकारी नौकरी ने बेरोजगारों में, युवाओं में एक नई उम्मीद की किरण पैदा की है। और वे देखिए, मैं आज जब लोगों से फीडबैक ले रहा था तो ये बात बार बार आ रही थी कि जो नया जनरेशन है, जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें बेरोजगारी खत्म होते दिखना चाहिए, वे अपने माता पिता से इतर जाकर वोट कर रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार कितना गुस्सा आ जाते थे, अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो, तो ये डिफरेंसेस दिखाई पड़ा। लेकिन दूसरी ओर यदि महागठबंधन के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी हुई, जो
उनका आधारभूत है और उनका जो उतावलापन शुरू हुआ उसके बाद जो दूसरा वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का समर्थक कहा जाता है या एनडीए का समर्थक कहा जाता है, पहले चरण में यह समर्थक उदासीन दिख रहा था, नहीं देंगे वोट, ठीक है, घर में बैठे रह गए। लेकिन आज वो घरों से निकले हैं, इसलिए लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है, लड़ाई अब मुकाबले में दिख रही है। तो ये फर्क पहले और दूसरे चरण में आया है नीतीश कुमार के चुप्पा वोटर। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कोरोना में जो पीड़ा लोगों ने झेली है वह भी लोगों ने याद रखा है। अब इसकी सजा दी है या क्वारंटाइन सेंटर पर हुई व्यवस्था का परिणाम दिया है, ये तब मालूम होगा जब 10 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। बिल्कुल। आगे बात बिहार एनडीए की। फिलहाल बीते दिनों जो हमने देखा था कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच थोड़ी लोजपा को लेकर समस्याएं आ रही थी। कहा जा रहा था कि अगर कम सीट भी जेडीयू को आती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। फिलहाल मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है, बीजेपी और जेडीयू में किसको ज्यादा सीटें आ सकती हैं? जाहिर तौर पर देखिए बीजेपी को अधिक सीटें आने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि एनडीए की हम बात करें तो बीजेपी की सीटें जेडीयू से अधिक होगी। यह 165 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रचार के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और बीजेपी की तुलना में जेडीयू की सीटें अच्छी खासी संख्या में कम होगी। अब इसके बाद क्या होगा, जो बातें पहली कही गई है कि हाँ सीटों की संख्या जो हो, उसके बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। देखिए पावर कॉरिडोर्स में कई तरीके की चर्चाएं चलने लगी है जिस पर अभी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन बीजेपी की सीटें जेडीयू से अधिक होंगी, यह बात तय है, इस बात में कोई इंकार नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिखी है, बीजेपी के खिलाफ विरोध कहीं नहीं दिखा है। और मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों की उम्मीद नरेंद्र मोदी रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा भी दिखा है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखी है। लेकिन अच्छी बात है कि सेकेंड फेज के आज मतदान में नीतीश कुमार के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं, बूथ तक पहुंचे हैं और वोट किया है। देखिए दो और बात समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने आपने पूरा चुनाव प्रचार का अभियान देखा होगा तो शराबबंदी की बात को भूल गए, उसकी क्रेडिट वे इस चुनाव में नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया कि शराबबंदी की यदि हम बात करेंगे, देखिए उन्होंने यह बात जरूर कही कि शराब माफिया मुझे चुनाव हराना चाहता है, शराब माफिया दूसरे गठबंधन को फंडिंग कर रहा है। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत सिर्फ ये है कि शराब उपलब्ध है, यह बात नीतीश कुमार को भी मालूम है। और इसी कारण शराबबंदी पर अब वे बार बार नहीं बोलते हैं। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आपने शराब तो बंद कर दिया कानूनन तौर पर, लेकिन गांव और मोहल्ले में 200 रुपए का शराब 500 रुपए में मिल रहा है और लोग उसे पी भी रहे हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों को ये भी बता दें कि आगे अगले वाले वीडियो में हम आज जो सेकेंड फेज में वोटिंग हुई है वहां पर क्या हालात हैं उस पर ही बात करेंगे। फिलहाल हम पूरा का पूरा 165 विधानसभा सीटों पर बातचीत कर रहे हैं। जो 243 विधानसभा सीटों में से 165 पर वोटिंग हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं। और सिंगल हम लोग जो सेकेंड फेज में वोटिंग हुई है हर विधानसभा क्षेत्र में उसके हालात को ये बताएंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। आगे मेरा सवाल आपसे महागठबंधन से रिलेटेड है। बिहार एनडीए की हमने बात कर ली, महागठबंधन में क्या लगता है कांग्रेस ने कितना फायदा राजग को पहुंचाया होगा? देखिए महागठबंधन पर आवे इसके पहले हम जेडीयू के एक और मुद्दे पर चर्चा कर लेना चाहते हैं, नल जल योजना, जिसका श्रेय नीतीश कुमार लेना चाह रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ये नीतीश कुमार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसका कार्यान्वयन जिस तरीके से हुआ है, आज हमारी रिपोर्टिंग टीम के लोग विभिन्न हिस्सों में थे, बिहार के विभिन्न जिलों में जहां जहां चुनाव हो रहे थे। इसके पहले भी लोगों ने कहा कि नल जल पहुंच तो गया, लेकिन किसी के यहां ठोटी लगा हुआ है, किसी के यहां अधूरा पाइप लगा हुआ है, पानी पहुंचा नहीं या पानी उद्घाटन के लिए आया भी तो उसके बाद बंद हो गया। तो ये जो है ना, ये मसला भी विरोध में चला गया और ये मसला वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इससे लग रहा है कि हाँ गड़बड़ी हुई है। चिराग पासवान ने बात कही, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इसके बाद इनकम टैक्स की रेड हो गई। जो नल जल योजना के ठेकेदार थे इस पर भी सवाल पैदा हुआ कि इस वक्त रेड
भारत सरकार में आयकर मंत्रालय किसके तहत, ये सारी बातें हुई। तो उस मसले पर भी सरकार फंसती हुई दिखाई पड़ी और यह मसला जो है अब नीतीश कुमार को यह सोचना होगा, यदि वे सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी इस महत्वाकांक्षी योजना का बेड़ा गर्क किसने किया। उन्हें यह पता करना चाहिए, क्योंकि वे बार बार कहते हैं कि अनुश्रवण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो वे जनता के दरबार में जाकर उन्हें पता करना चाहिए यदि सत्ता में आ जाते हैं। देखिए बहुत चुनौती है, बहुत चुनौती है कि नल जल योजना में लोगों के घर में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। क्या केवल पाइप बिछाने के लिए, जिसमें राशि का निकासी होना था, उसके लिए होगी। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में आपने बात की आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की। देखिए निश्चित तौर पर जो लेफ्ट पार्टियां हैं उसने आरजेडी को बड़ी ताकत दी है, और पहले चरण में जो महागठबंधन की लीड दिखाई पड़ी उसकी वजह भी वामपंथी पार्टियों की ताकत रही। लेकिन कांग्रेस ने चूक करी, कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन में चूक करी। अब आरजेडी को भी इस बात का एहसास है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक कांग्रेस पार्टी नहीं थी, और मूल रूप से वह सिर्फ 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो बाकी 25 सीटें हैं वहां उसने हेलीकॉप्टर उम्मीदवार उतारे हैं, और हेलीकॉप्टर उम्मीदवारों के उतारे जाने की वजह से स्थिति गड़बड़ हुई है। और इस कारण जो हम कह रहे हैं कि संघर्ष बढ़ा हुआ है, इस कारण जो बाहर है वह फंसा हुआ दिखता है। नहीं तो तेजस्वी यादव की यूएसपी बढ़ी, आरजेडी का वोट बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम वामपंथी पार्टियों ने किया है, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ी चूक कर दी। खैर, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बातचीत करने वाले हैं। मुझे पता है कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि फिलहाल बिहार में अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की, तो दोनों में से किसको ज्यादा परसेंटेज दिया जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे अगला यही है कि दोनों के कंपैरिजन में क्या लगता है, आप किसको कितना परसेंटेज देंगे। देखिए बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया, क्योंकि एग्जिट पोल अभी हम कर रहे हैं नहीं रहे, लेकिन 165 सीटों का जो फीडबैक है हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, इसके अलावा भी हमने उन जिलों में जो लोग जानते हैं, चुनाव की बारीकियों को समझते हैं या चुनाव के मूड को समझते हैं, हमने समझने की कोशिश की है। देखिए हम एग्जिट पोल अभी आपको नहीं दे रहे हैं। आज जो चुनाव हुए हैं उन 94 विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों का हाल भी कुछ देर के बाद बताएंगे, क्योंकि हम कंप्लीट करने में लगे हैं। लेकिन जो अब तक खबर आ रही है, देखिए मैंने पहले कहा कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन लीड डेटा दिख रहा था, लेकिन यदि आज की बात करें, जो सबसे बड़ा सवाल आपने किया है, मैं कह रहा हूं बाहर फंस गया है, तो 52 और 48 का मामला है। 52%, 48%। अब ये मत पूछिएगा 52 किधर है 48 किधर है, अभी इसे रहने लीजिए गर्भ में, ठीक है ना। लेकिन 52 और 48 का मामला हो गया है। तीसरा चरण का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से कौन कमबैक करता है, कौन आगे जाता है। लेकिन आज की तारीख में बिहार में बाहर फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुमत किधर हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल लगता है। और 165 विधानसभा क्षेत्रों के हाल यह है कि 52 और 48 है, 52 और 48, मतलब बहुत ही क्लोज फाइट है। यदि आगे और लड़ाई हुई, आगे और स्पष्ट लड़ाई नहीं हुई, तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। जी, तो मतलब साफ है कि सस्पेंस जो है अभी भी बरकरार है। 52 और 48 जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से गठबंधन के लिए है, यह बता नहीं रहे अभी हम, क्योंकि ये अभी हम जनता को एग्जिट पोल अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। हमारे पास तो आंकड़े हैं, मुझे पता है जी। मुझे यह भी पता है कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है। आगे जब 7 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान होगा तब बिल्कुल स्पष्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने ओपिनियन पोल्स दिखे हैं उसके मुताबिक रुझान नहीं दिख रहे हैं जो मतदाताओं का मत जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं अब तीसरे फेज का इंतजार हमें करना पड़ेगा। थर्ड फेज में जो वोटिंग होगी उसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखना पड़ेगा, और तब जाकर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।